वेलकम टू माय चैनल। आज एक सरकारी रिजल्ट पे एक और आया है जॉब पोस्ट लेटेस्ट जॉब में, जिसका आया है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, इसका आया है वैकेंसी। तो देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड ICGAS असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल, दो चीज़ के लिए आया, तीन चीज़ के लिए आया एक्चुअली। जनरल ड्यूटी के लिए, टेक्निकल के लिए, टेक्निकल में क्या क्या है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, फॉर बैच 2026 में, मतलब अगले साल ये आप उसमें ज्वाइन हो पाएंगे। कितने पोस्ट के लिए है? टोटल पोस्ट 140 है। तो आइए देखते हैं। ये 28 नवंबर को आया है, I13 543 में। ठीक है, तो एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू होने वाला है 5/12/2024 को। लास्ट डेट है इसका भरने का 24/12/2024 5:30 तक। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं या OBC हैं या EWS है, आपको इस फॉर्म के लिए 300 रुपये चार्ज किया जाएगा। अगर आप SC/ST हैं तो आपके 0 रुपया चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसमें तीन एक्चुअली स्टेज 1 एग्ज़ाम 25 फरवरी 2025 को होगा। स्टेज 2 एग्ज़ाम मार्च 2025 को होगा। इसमें अगर आप मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल, अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 साल। अगर आप 25 साल से ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है एज़ पर, ये देखेंगे कितना एज रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी का। जनरल ड्यूटी का टोटल पोस्ट 110 है। ठीक है, और टेक्निकल में आ जाए तो इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का 30 पोस्ट खाली है। अगर जनरल ड्यूटी का बात करें, जो मेल ही भर सकते हैं, इसका फीमेल कोई वैकेंसी भी नहीं है फिलहाल। तो मेल के लिए अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 60 डिग्री ऑल सेमेस्टर में आपका होना चाहिए पर ईयर, 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर दूसरी बात करें तो मैथ फिजिक्स +2 में आपका होना कंपलसरी है। अगर आप मैथ फिजिक्स से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर BA बैकग्राउंड आप मैथ्स फिजिक्स आपके सब्जेक्ट में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात करें दूसरी ब्रांच का, जो है टेक्निकल मैकेनिकल। टेक्निकल में मैकेनिकल है, जो भी इसको भी मेल के लिए आया है सिर्फ। तो इसमें BE डिग्री होना चाहिए या BTech इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इन नेवल आर्किटेक्चर और या मैकेनिकल होना चाहिए या मेराइन होना चाहिए या फिर ऑटोमोटिव और शायद ये मैक्ट्रॉनिक्स होता होगा कुछ, आई डोंट नो अबाउट दिस, होना चाहिए। या फिर ये होना चाहिए मेटलर्जिकल भी आप डिपार्टमेंट जो है, तो आपका उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगेन मैथ होना चाहिए आपका +2 में, फिजिक्स होना चाहिए, तब इस आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में देखा जाए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें भी मेल भर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो मिनिमम मार्क्स आपको 60% होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें, +2 में। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या है। नोटिफिकेशन की बात करें तो अगर मिनिमम एज आपका 21 से 25 होना चाहिए, कब किसे लेके, 1 जुलाई 2025 से ये जनगणना कर रहा है, तो इसके अनुसार अपना एज मिला लीजिएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी एज है 21 से 25, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 1 जुलाई 2025 से ये एज अपना काउंट कर रहा है। ठीक है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है, किसमें, जो पर्सनल सर्विंग एज कोस्ट गार्ड, अगर कोई कोस्ट गार्ड में है, नौकरी कर रहा है, उसके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी आप 30 साल की उम्र पे भी इसको भर सकते हैं। आते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, किसको कितना कितना अलाउट हुआ है वैकेंसी। अगर जनरल ड्यूटी की बात करें, GD को पूरा वैकेंसी 110 है, जिसमें SC को 13 वैकेंसी है, ST को 15 वैकेंसी है, OBC को 38 वैकेंसी है, EWS को 4 वैकेंसी है। ओके, और जनरल कैटेगरी के लिए 40 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 110 मिला के होता है। ठीक है, अगर टेक्निकल में बात कर लें, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें टोटल वैकेंसी 30 है, जिसमें SC को 4 वैकेंसी, ST को 2 वैकेंसी, OBC को 9 वैकेंसी, EWS का इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, तो ये देख लेना। ठीक है, और जनरल कैटेगरी की बात करें तो 15 वैकेंसी है, टोटल 30 वैकेंसी हुआ है यहाँ से। ठीक है, और क्या क्या एडिशनल क्राइटेरिया है। अगर एडिशनल कैटेगरी की बात कर लें तो कैंडिडेट विदड्रॉन ऑन डिसिप्लिन ग्राउंड फ्रॉम एनी सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल। अगर आप कोई भी सर्विस या ट्रेनिंग कर किए हो पहले और वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्यों, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आप पे लिया गया हो, तो ये
फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा क्या दे रहा है, कैंडिडेट शुड बी नॉट हैव बीन अरेस्टेड, कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस। अगर थाने में आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, या फिर आपने कोई दंगई किया हो, हुड़दंगई किया हो, या फिर किसी से मारपीट की हो, और ये सब आपके थाने में दर्ज हो, किसी भी थाने में दर्ज हो, तो ये फॉर्म को एलिजिबिलिटी नहीं देता है, वो ये लोग ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट, थर्ड क्या कहता है, जो कैंडिडेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के लिए बैठते हों, दे रहे हों या दिए हों, या फिर उसमें नौकरी कर रहे हों, तो वो लोग भी ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं, अगर आप अपीयरिंग में देना चाह रहे हो, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपका डिग्री अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अब अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो, अगर आपका डिग्री एक बार कंडक्ट करता है एग्ज़ाम पूरे साल में, ठीक है, और आप 3 साल का आपका डिग्री है और आप थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट होना अनिवार्य है। उस पर आपका डेट ऑफ इशू लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। अगर आपका डिग्री 4 साल का है और आप थर्ड सेमेस्टर पास कर लिए हों, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास थर्ड ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, उस पर डेट ऑफ इशू मेंशन होना चाहिए, कब वो थर्ड ईयर का मार्कशीट इशू हुआ है, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर वाइज कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई कोई कॉलेजेस 1 साल में 2 सेमेस्टर लेते हैं या 3 सेमेस्टर लेते हैं, तो अगर आप वैसे कर रहे हैं, तो आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर में हैं मान लीजिए, अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं मान लीजिए, तो आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, उस पर डेट ऑफ इशू होना चाहिए। और मान लीजिए आपका कोई इंस्टीट्यूट अगर 8 सेमेस्टर ले रहा हो 2 साल में या 4 साल में, जैसे भी हो, तो आप अगर 8वें सेमेस्टर में हैं, तो आपके पास 7वें सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, उस पर डेट ऑफ इशू मेंशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखने के लिए। तो सिलेक्शन पोजीशन में इसमें कुल 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। एक एक स्टेज के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, ओके। स्टेज 1 में आते हैं, इसमें कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट CGCAT जिसको बोलते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस। जो एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का होगा, अवार्ड किया जाएगा। और अगर आप गलती करते हैं तो एक निगेटिव मार्क्स आपका काटा जाएगा, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में आप पूरे सही कर दिए, तो आपका 40 मार्क्स हो गया, ठीक है। अगर उसमें एक गलती कर दिए, तो आप 9 × 4 9 चौके 36 और -1 एक कितना हो गया, 35 नंबर आपको मार्क्स होगा, मतलब एक नंबर आपका निगेटिव मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, मेन क्वेश्चन ये है। तो इसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आएगा जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग आएगा, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, एंड चौथा होगा जनरल नॉलेज जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर का, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया होगा आपको? कमेंट करके बताइए, जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो ये छोड़ दीजिए, आप तो पहले स्टेज 1 क्लियर करना होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब जो स्टेज 1 क्लियर करेगा वो आएगा स्टेज 2 में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेज 1 कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग फॉर स्टेज 2। ऑब्वियसली अगर आप स्टेज 1 आप क्लियर कर पाते हैं तो आप स्टेज 2 में आएंगे, ठीक है। विच विल कंडक्टेड ऑन द डे एट नोएडा। अच्छा, स्टेज 2 के लिए आपको कहाँ कहाँ जगह मिलेगा, नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, गांधीनगर सेंटर्स, यही सेंटर्स होंगे। इसके अलावा और कोई सेंटर्स आपको स्टेज 2 के लिए नहीं मिलेगा। क्या क्या सेंटर्स होंगे, नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग एंड गांधीनगर। स्टेज 2 के लिए आपको ये सेंटर सेलेक्ट करना होंगे, ठीक है। अब जो PSB यानी PSB हो गया सेकंड स्टेज के लिए, जो PSB के लिए आएंगे, फिलिंग के टाइम ये वाले सेंटर्स भरेंगे, जो आपके नियरेस्ट सेंटर होगा वो आप भर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड थ्रू ए कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CBT, ठीक है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो इसमें आपको कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे, उसके बारे में आपको लिखना है, फिर डिस्कशन टेस्ट होगा, ये सब हो जाएगा। द CBT विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ओके, दो टाइप के होते हैं। ड्यूरिंग PPDT द कैंडिडेट शुड बी एक्सपर्ट इन एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी, इंग्लिश हिंदी और बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी ज़रूरी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आप कह सकते हैं, ठीक है। द स्टेज टू इज एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर। अच्छा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें कोई पास और या फेल इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका होगा कैंडिडेट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका फ़ोटो कैप्चर, बायोमेट्रिक, ऑल दिस थिंग्स होगा, थंब इम्प्रेशंस लिया जाएगा, ठीक है। ये सब में तो आप माहिर हैं, इतने फॉर्म भर चुके होंगे आप लोग कि ये सब आप लोग के लिए छुट्टियों का खेल होगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश करना होगा, ठीक है। जो आप अपलोड करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय, वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट सेंटर, आपको एज फार एज द कैंडिडेट शुड अलाउड सेंटर ऑफ देयर चॉइस, हाउएवर ICG रिजर्व द राइट टू अलॉट एनी अदर सेंटर। इसके बाद एक सेंटर आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर आपका आएगा स्टेज 3, जिसको बोलते हैं फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, FSB, ठीक है। वो क्या था, इसको बोलते हैं FSB, ये क्या था, FPSB, ठीक है। अब इसको बोलते हैं FSB, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। इसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट जैसे कोई कोई कैंडिडेट अपना ओरिजिनल मार्कशीट नहीं ले आ पाया, या फिर उसके पास कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई, तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। जो आगे उससे निकलेंगे वो पहुंचेंगे स्टेज 3 में, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ स्टेज 3 विल बी इमिनेटेड टू द कैंडिडेट और पर्सनल लॉगिन ID, ठीक है। कुछ पर्सनल लॉगिन्स ID दिया जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे होगा आपका FSB। द FSB इज़ कंडक्टेड ऑन द कोस्टल गार्ड सिलेक्शन बोर्ड CGSB लोकेटेड एट नोएडा, स्पैन ओवर 5 डेज। मतलब आपको वहाँ पे कम से कम 5 दिन बिताना होगा नोएडा में, ठीक है। 5 दिन के अंदर होगा शायद ये कुछ, ठीक है। द कैंडिडेट आर सब्जेक्टेड टू, वहाँ पे क्या क्या आपका टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा जिसमें पर्सनल टेस्ट होगा, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस अगेन होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग PSB आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल्स ड्यूरिंग FSB। आप FSB में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिर से लेके आएंगे और फिर से वहाँ पे सब कुछ जांच होगा, ठीक है। बोर्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन लास्ट डे एंड देयर आफ्टर रिकमेंडेड स्टूडेंट आर सेंट टू द स्टेज 4। फिर इस सारे प्रोसेस के बाद, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सारे टेस्टों के बाद एक आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। जो भी उस रिजल्ट में फाइनलाइज्ड होगा वो स्टेज 4 के लिए भेजा जाएगा। तो स्टेज 4 क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा स्टेज 4 में। स्टेज 4 में मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, कहाँ भेजा जाएगा आपको, एट बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आपको न्यू दिल्ली बेसिस ऑफ कोई भी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का जो भी गवर्नमेंट वाला है वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। और आपको अगर मान लीजिए आप वो उस गवर्नमेंट जो भी मेडिकल रिपोर्ट आया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरे पास अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है कि नहीं आपको कुछ है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये में नहीं है, तो आप विदिन 21 दिन के अंदर आपको क्या कर सकते हैं, वेट, कैंडिडेट ऑप्शन अपील, हाँ अपील कर सकते हैं दूसरे मेडिकल में। और आप कह सकते हैं नहीं ये जो भी आपके अगर आप डिस्क्रिपेंसी पाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये गलत दिखाया गया है, ये मैंने अपने 21 दिन के अंदर ये बनवा के दिया है, ये मैं इसके लिए फ़िट हूँ, ठीक है। तो उस पर आपकी जांच होगी, ठीक है। अब आ जाता है स्टेज 5, जिसको बोलते हैं इंडक्शंस। इंडक्शंस में आपको एक स्टेज 4 अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो ऑल इंडिया स्टैंड इन ऑल इंडिया कहीं भी आप मेरिट लिस्ट पे वैकेंसी अवेलेबल है उसको आपको वहाँ पे भेजा जाएगा और आपकी ट्रेनिंग पूरा की जाएगी, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ इंडक्शन ऑफ INA विल बी इनिशिएटिव एट 27 दिसंबर 2025। 27 दिसंबर 2025 तक सब कुछ ये प्रोसेस, होल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। फिर आपको कहाँ स्टेज 1 मार्क्स कैंडिडेट डिक्लेयर कमीशन, ठीक है। आपको फिर अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फिर आपको अलॉटेड किया जाएगा कहाँ आपकी पोस्टिंग्स है, ठीक है। इस सब के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आपको कैसे इसमें भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, इन सब के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए,
पढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए, एंड हैव a नाइस डे। थैंक यू।